तो आई होप आप सबको ये विजिबल होगा। देखो ये जो सरफेस है ये फ्लैट सरफेस है, ये टेबल के जस्ट ऊपर पड़ा है और उसको टच कर रहा है। बट ये जो बुक है ये इस वक्त किसी एंगल पे इसके साथ इंक्लाइंड है, माने टेढ़ी है। तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रख दूं तो वो इसके ऊपर एज इट इज पड़ा रहेगा। बट अगर मैं इस बुक के ऊपर कोई चीज़ रखूं तो वो स्लाइड करके इस डायरेक्शन में चली जाती है। क्यों? नीचे की ओर चली जाती है। रीजन बीइंग ग्रेविटी। देखो ये जो बुक है ना, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा ऐसे, तो ये बुक टेबल के ऊपर पड़ी है। बट अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट करूं तो उससे होता क्या है, बुक का एक हिस्सा नीचे है, टेबल के साथ टच कर रहा है, और बुक का दूसरा हिस्सा ऊपर है और वो टेबल को टच नहीं कर रहा। तो यहां पे रखी जाने वाली कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट वो नीचे की ओर स्लाइड कर जाती है। देखो ये स्लाइड कर गया। क्यों स्लाइड कर गया? रीजन बीइंग अर्थ हर बॉडी को नीचे की ओर खींचती है। तो इस इंक्लाइंड के ऊपर रखी जाने वाली कोई भी बॉडी नीचे जा रही है। हाँ ये बात अलग है कि अगर मैंने मैग्नेट रखी सपोज करो तो मैग्नेट नीचे बहुत जल्दी पहुंचती है, जबकि अगर मैंने रिमोट रखा जिसके बटन्स रबर के हैं और जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, वो धीरे 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 नीचे जाते हैं। ठीक है, सपोज करें मैं एक पेन रखता हूँ, वो भी नीचे जल्दी चला जाता है। तो बेसिकली इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी जाने वाली हर वस्तु नीचे की ओर चली जाती है, ये हमें समझना होगा। ठीक, सो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक अगेन। ठीक है, तो ये सपोज करो हमारा जो सरफेस है, सपोज करें ये हमारा टेबल है, तो ये बेसिकली हमारा व्हाइट बोर्ड सरफेस है जो कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल है। देखो इस सरफेस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इस सरफेस को बोलते हैं वर्टिकल, इस सरफेस को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड सरफेस। इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, मेरे पास अगर कोई भी सरफेस है, मैं अगर उसको उठा दूं, जैसे उठा दिया, तो ये सरफेस एक इंक्लाइंड प्लेन बन गया, दैट्स ऑल। ठीक, तो इस वक्त अगर मैं इस इंक्लाइंड के प्लेन के ऊपर कुछ भी रखूंगा तो आप खुद इसको करके देख सकते हैं, हर रखी हुई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी करेगी, रखेगी। अब खुद सपोज करो कि अगर आपने एक चोटी के ऊपर अपनी गाड़ी लेकर आपने चढ़ाई करी और जस्ट अगर आपने उस कार को छोड़ दिया बिना ब्रेक लगाए, तो कार क्या करेगी? पीछे जाएगी ना, राइट। तो ये इंक्लाइंड प्लेन का फिनोमिनन ही है। तो अब हम इस इंक्लाइंड प्लेन के फिनोमिनन को डेप्थ में समझेंगे कि कोई भी बॉडी अगर इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चढ़ती है तो वो किस वेलोसिटी के साथ, किस रफ्तार के साथ ऊपर या नीचे जाती है। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस द फिनोमिनन। सपोज करें ये हमारी इंक्लाइंड प्लेन है और इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका कि वजन, जिसका कि मास m है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इस मास के ऊपर लगने वाले सिर्फ दो फोर्सेस हैं। पहला उसका खुद का वेट, खुद का वजन, दूसरा इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ टच करने की वजह से लगने वाला फोर्स, वो होता है नॉर्मल रिएक्शन। हमने एक बात पढ़ी थी, हमने मेनली तीन फोर्सेस के बारे में अच्छे से पढ़ा है। पहला है टेंशन, दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा है ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में हम सभी जानते हैं कि नीचे की ओर लगानी है। टेंशन के बारे में हम सभी जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में थ्रेड है हम उस डायरेक्शन में टेंशन लगा देते हैं। नॉर्मल रिएक्शन की क्या डायरेक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगानी है, ये कैसा पता लगाएं, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो ऐसा है, कोई भी दो सरफेस जैसे एक दूसरे को टच करें, उनके सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो। सपोज करो ये दो सरफेस हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा दो, इसके ऊपर ऐसे और इसके ऊपर ऐसे। सपोज करो कोई और सरफेस हो, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा दो और इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाना है। सपोज करो ये अर्थ है और मैं इस अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, तो मैं अर्थ के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाऊंगा और अर्थ मेरे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगी। अब आते हैं वापस इस कॉन्सेप्ट पे।
तो सपोज करो इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक मास पड़ा है, तो यहां पे नॉर्मल एक्शन कैसे लगेगी? यहां पे ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल एक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी, जबकि हमने पढ़ा है थर्ड लॉ में कि फोर्सेस हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। अगर नॉर्मल एक्शन ऑन द ब्लॉक ड्यू टू इंक्लाइंड प्लेन इस डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल एक्शन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ड्यू टू ब्लॉक इस डायरेक्शन में है। हालांकि इतनी बड़ी इंक्लाइंड प्लेन हो अगर इंक्लाइंड प्लेन फिक्स्ड हो, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, एक तो फोर्स लगने वाला जो ब्लॉक पे हो गया वो हो गया नॉर्मल एक्शन। दूसरा फोर्स हो गया उसका खुद का वेट जो कि है mg। बस इन दोनों के अलावा और कोई फोर्स है नहीं, ठीक है। तो समझो सबसे पहले जो फोर्स लगा वो नॉर्मल एक्शन था, दूसरे नंबर पे लगने वाला जो फोर्स है वो mg है, और इनके बेसिस पे ही दीज आर द टू नेट फोर्सेस। अच्छा, ये तो हो गए नेट फोर्सेस। अब अगर मैं आपसे ब्लॉक का मोशन पूछूं, आपको क्या लगता है ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, इस डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा? देखो, आप कुछ भी रख के देख सकते हैं। सपोज करो मैं अपने हाथ को एक इंक्लाइंड प्लेन बनाऊं, मैंने अपने हाथ पे एक मैग्नेट रखी, तो देखो क्या हुआ, ये मेरा हाथ है, इस वक्त ये हाथ सीधा है, और अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये हाथ इस वक्त सीधा है, इस हाथ के ऊपर, इसका हाथ को मैंने ऊपर उठा लिया, और ऊपर उठाते ही जो मेरी मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन में गई ना। तो बेसिकली इससे पता क्या लगता है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये दो फोर्सेस हैं। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मूव कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लेट अस डिस्कस इट। देखो, यहां पे मैं ना एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि हर इंक्लाइन को किस एंगल पर एलिवेट करना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। सपोज करो ये मेरी इंक्लाइन है, तो इसको मैं चाहूँ तो देखो, मैं अपने अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी से इसके एंगल चेंज कर रहा हूँ। देखो, इस वक्त इसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है, और इस वक्त इसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री है, और इस वक्त इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लगभग 45 डिग्री है, ठीक है। तो मैं जितना चाहूं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कर सकता हूं। इस एंगल को बोलते हैं थीटा को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये मैंने रखा एक ऑब्जेक्ट जिसका की वजन है m, इसके ऊपर लगने वाले दो फोर्सेस हैं mg और नॉर्मल एक्शन, ठीक है। अब मैंने निकालना है कि फोर्स के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना लग रहा है इन दोनों की वजह से, और उसकी वजह से उसकी इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से समझेंगे, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा नया है और शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। तो देखो, कॉन्सेप्ट का फंडा ये है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन होगा, आप फोर्सेस को उसी डायरेक्शन के अलोंग तोड़ लेंगे। दोबारा समझो बात को, रिजोल्व द फोर्सेस along the direction of motion of the object, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कहता हर फोर्स को इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर तोड़ लो, क्योंकि किसी भी फोर्स का तोड़ने पर एक कंपोनेंट नहीं होगा, उसके कम से कम दो कंपोनेंट तो होंगे। तो हर फोर्स को डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर तोड़ लो। माने अगर बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, पहला नॉर्मल एक्शन, दूसरा mg,
और मुझे पता है कि बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो कहता एक तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजोल्व कर लो, तोड़ लो, दूसरा इस डायरेक्शन के अलोंग तोड़ लो। देखो कैसे, सपोज करो ये ब्लॉक है, ये mg है। अच्छा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, ध्यान से देखो, थीटा 90, तो ये कितना हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हुआ, देखो ये थीटा हो गया। कैसे, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने जस्ट अभी अभी डिस्कस किया है कि नॉर्मल एक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हेंस नॉर्मल एक्शन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो mg के अब हम लोग कंपोनेंट्स करेंगे। तो देखो ये थीटा एंगल और ये 90 माइनस थीटा है, और कंपोनेंट्स करते वक्त हमने सीखा था कि कोई भी फोर्स का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा साइन थीटा। माने mg के कंपोनेंट आए mg कोस थीटा, mg साइन थीटा, कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा, इस डायरेक्शन में है हमारे पास नॉर्मल एक्शन और कोई भी फोर्स हमारे पास नहीं है। तो देखो मैं इसको दोबारा से रिजोल्व कर रहा हूं, इसको आप समझें एक बार। इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्शन, इस डायरेक्शन में था वेट, ठीक है। तो वेट mg के कंपोनेंट्स हो गए, इस डायरेक्शन में हुआ mg कोस थीटा और इस डायरेक्शन में हुआ mg साइन थीटा। अब आप एक बात समझें, बॉडी का मोशन तो सिर्फ इस डायरेक्शन में है ना, मैं एक सेकंड के लिए इस डायरेक्शन को y डायरेक्शन मानता हूं और इसको x मानता हूं। माने नॉर्मल एक्शन y की ओर है, mg साइन थीटा x की ओर है, mg कोस थीटा माइनस y की ओर है। y अगर ये है तो ये माइनस y है, ये माइनस y की ओर है, ये y की ओर है, ये x की ओर है, ठीक है। तो ये मैंने कंपोनेंट्स कर लिए फोर्सेस के। तो आप एक बात सोचो, हमें पता है कि बॉडी जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव करती है वो फास्ट 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 होती जाती है। तो हम एक बार के लिए लेट कर लेते हैं कि बॉडी की इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो a है। तो देखो पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, तो x के अलोंग बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, इसको लिख दूंगा मैं i कैप x के अलोंग, और y के अलोंग कितना लग रहा है n माइनस mg कोस थीटा j कैप। इसको समझो, x के अलोंग लगने वाला फोर्स है mg साइन थीटा, y के अलोंग लगने वाला फोर्स है n माइनस mg कोस थीटा, ठीक। और इस फोर्स को मैं इक्वल कर सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन के, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। और नेट फोर्स हमने लिख लिया है, एक्सेलरेशन लिखनी है। देखो इतना तो पता है कि बॉडी के ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन a है और वो इस दिशा में है, कितनी है हमें नहीं पता, a की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, बट इस दिशा को अगर मैं i कैप बोल दूं तो इसकी एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं ma कैप। इसको समझो, एक्सेलरेशन कितनी है मुझे नहीं पता, पर मुझे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता है, दैट इट इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन, दैट इज i कैप। फोर्स हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के सेंस में पता है, तो फोर्स की वैल्यू इतनी है। नॉर्मल एक्शन कितनी है मुझे नहीं पता। तो देखो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक और सेकंड लॉ के मुताबिक मैंने इक्वेशन लगाई, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ। तो हमारी इक्वेशन बनी mg साइन थीटा i कैप इज प्लस n माइनस mg कोस थीटा j कैप इज इक्वल टू ma i कैप। तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड पे इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट है ma और यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट है mg साइन थीटा, यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट है n माइनस mg कोस थीटा, जबकि यहाँ पे जे कैप का कोई कोफिशिएंट नहीं है। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma, कैंसिल करें तो a की वैल्यू आ गई g साइन थीटा। दूसरी बात n माइनस mg कोस थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू mg कोस थीटा। देखो इसको समझो कि हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू इतनी आई थी, इसको हमने मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दिया। मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर करके आई कैप कंपोनेंट और जे कैप कंपोनेंट को इक्वल करके
हमारे पास ए की वैल्यू इतनी आ गई और एन की वैल्यू इतनी आ गई। तो यहां से बेसिकली अगर मैं आपसे फाइनल रिजल्ट पूछूं तो क्या बनता है, अपना फाइनल रिजल्ट बना कि बॉडी के ऊपर वेट के कंपोनेंट हो गए mg cos थीटा, mg sin थीटा। इस डायरेक्शन में थी नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि mg cos थीटा के बराबर आई, इसलिए ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। इसलिए बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स mg sin थीटा और इस डायरेक्शन में आया, और इसकी वजह से बॉडी की नेट एक्सेलरेशन g sin थीटा आई, बिकॉज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको आप लोग ध्यान से समझें। हमने स्टार्ट क्वेश्चन को ऐसे किया था कि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, वन इज नॉर्मल एक्शन, अदर इज इट्स वेट। फिर हमने इसके वेट के ही कंपोनेंट किए। सवाल मन में आ सकता है कि ये कैसे पता लगा कि वेट के कंपोनेंट करने हैं और नॉर्मल एक्शन के कंपोनेंट नहीं करने। तो ये हमें इस तरह से पता लगा कि वेट के कंपोनेंट करने से हमें वो फोर्स मिला जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपको फोर्सेस के कंपोनेंट उस सेंस में करने हैं कि आपको फोर्सेस एक्सेलरेशन की सेंस में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मिलें। इसलिए मैंने फोर्सेस इस सेंस में रिजोल्व किए। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस अ फ्यू सिमिलर क्वेश्चंस। सपोज करें मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक 30 डिग्री का इंक्लाइन है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है 10 kg का, और इसकी एक्सेलरेशन बताओ। देखो सीधी सी बात है, इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा mg cos थीटा। mg cos थीटा माने 10 इंटू रूट 3/2, दैट इज इक्वल टू 50√3। इस डायरेक्शन में आ गया नॉर्मल, इस डायरेक्शन में आ गया mg sin थीटा माने 10 इंटू हाफ, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। और अगर मैं आपसे ब्लॉक की एक्सेलरेशन पूछूं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्लॉक की एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना था। ठीक, तो ये बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे आप लोग एक बात समझें कि क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू g sin थीटा है, देयरफॉर थीटा को इंक्रीज करने से हमें पता है sin थीटा इंक्रीज होगा, और sin थीटा को इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। एक्सेलरेशन इंक्रीज होने से ब्लॉक और ज्यादा फास्टर मूव होगा, हेंस इंक्लिनेशन इंक्रीज करने से ब्लॉक की एक्सेलरेशन और ज्यादा इंक्रीज होती है। ये हमें याद रखना है। सो नाउ लेट अस डिस्कस अ फ्यू अदर क्वेश्चंस। सो यू हैव अ क्वेश्चन, कहता हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। कहता दोनों को फेंका गया। ब्लॉक ए का रास्ता है ये और ब्लॉक बी का रास्ता है ये। ठीक है, लेट द ट्रायंगल बी नेम्ड एज पी क्यू आर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ब्लॉक बी का पाथ है पी से आर की ओर, और ब्लॉक ए का पाथ है अप्रोक्सीमेटली पी से क्यू की ओर। ये हाइट हमें एच दी है, ये हाइट कितनी है हमें नहीं पता, बट आई थिंक हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके बहुत आसानी से खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है कि अगर एम को, ए को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने तक वेलोसिटी इसके पास आ गई v, और इसको टाइम लगा t1, वेलोसिटी आ गई v1। ब्लॉक बी के लिए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी आ गई v2 और इसको टाइम लगा t2। तो कहता v1/v2 बताओ कितना है, और t1/t2 बताओ कितना है। ये हमारे दो क्वेश्चन हैं। ए ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक गिरा, बी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक गिरा। दोनों केसेस में वेलोसिटीज का रेशियो और टाइम पीरियड्स का रेशियो बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है। सो लेट अस ट्राई दिस। अगर आप चाहें तो आप लोग खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रेटी इजी क्वेश्चन फॉर यू इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। सो लेट अस ट्राई इट। ठीक है, तो पहली बात,
ए, अगर मैं ए के ऊपर आऊँ तो इसकी वेलोसिटी पे आता है। देखो ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। देखो इसको ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g, डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0 प्लस 2gh। तो देखो v1 की वैल्यू √2gh आई। कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। दूसरी बात रही टाइम की, तो टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू हमें पता है। टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू होती है, चाहे तो v/g बोल लो, v1/g, चाहे आप बोल लो √2h/g, बात एक ही है। तो बेसिकली इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम और वेलोसिटी हमें पता लग गई। अब हम आते हैं P से Q तक की जर्नी का, ब्लॉक B की जर्नी का। पहले तो ये देखो कि PQ अगर P से R तक की जर्नी, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, P से Q का डिस्टेंस अगर h है तो P से R का डिस्टेंस होगा कितना। देखो साइन थीटा होता है दिस अपॉन दिस, तो हम कह सकते हैं PQ अपॉन PR इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। तो PR कितना आया, PR इज इक्वल टू PQ बाय साइन थीटा, है ना। तो PR की वैल्यू बेसिकली आ गई h बाय साइन थीटा, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब हम P से R तक काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस लगाते हैं। देखो U इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू h बाय साइन थीटा, A इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अभी अभी फाइंड आउट किया है हमने कि ब्लॉक की इंक्लाइन के अलोंग जी साइन थीटा की एक्सेलरेशन होती है। V हमें पता नहीं है, तो देखो ऐसा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 0 प्लस 2 इंटू जी साइन थीटा इंटू h बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हुआ, ये आ गया 2gh। तो बेसिकली हमारी v2 की वैल्यू आ गई √2gh, पहली बात। अब आते हैं टाइम पे। हमें पता है कि टाइम की वैल्यू होती है v माइनस यू बाई ए, दैट इज इक्वल टू √2gh माइनस 0 अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई जी साइन थीटा। तो बेसिकली इसका टाइम t2 बन गया 1 बाय साइन थीटा बाहर √2h/g। इसको समझो, कुछ नहीं किया मैंने, कैलकुलेशन है बस। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ गया v माइनस यू बाई ए, फर्स्ट इक्वेशन। √2gh इसकी फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पे आ गई। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा हमें पता है। 1 बाय साइन थीटा बाहर आ गया, √2gh/g जब सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। तो देखो t2 आ गया, v2 आ गया, t1 आ गया, v1 आ गया। रेशियो निकालते हैं। पहली बात v1 और v2 सेम है, तो v1 बाय v2 तो हो गया 1। और दूसरी बात t1 बाय t2 की वैल्यू हो गई √2h/g अपॉन 1 बाय साइन थीटा √2h/g। कैंसल आउट किया तो ये बना 1 अपॉन 1 बाय साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा रेशियो। ओके, तो यहाँ से पता लगता है बॉडी को चाहे कैसे भी गिराओ, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, अगले चैप्टर में काम आने वाला है, तो यहीं पे इसको फोकस करो। बॉडी को चाहे ऐसे गिराओ, चाहे ऐसे गिराओ, चाहे ऐसे गिराओ, चाहे ऐसे गिराओ, जैसे मर्जी गिराओ, अगर वो सेम हाइट से गिर रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। हम बहुत, आप एक चैप्टर तक वेट कर लें, तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली बॉडी की वेलोसिटी जो है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती है। इनफैक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, वट एवर बी इट्स पाथ डजंट मैटर, बट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। सो लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन नाउ। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब इंक्लाइंड प्लेन के साथ पुलेज अटैच्ड हों तो इस क्वेश्चन को कैसे देखा जाए। सपोज करें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है। कहता ये ब्लॉक है M और ये ब्लॉक है 20 kg का और ये थीटा है 30 डिग्री का। कहता द सिस्टम इज एट रेस्ट। रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट का माने है इक्विलिब्रियम, ठीक है। कहता अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो बताओ M कितना है। देखो ऐसा है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे M ने रेस्ट पे रहना है। अगर M उस वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो M नीचे चला जाएगा, 20 किलो ऊपर चला जाएगा।
और अगर m उस वैल्यू से कम हो गया तो 20 नीचे चला जाएगा और m ऊपर चला जाएगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इसने फिक्स रहना है। तो कहता बताओ कि वो पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है जिसपे m ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, माने ना तो ज़्यादा हल्का हो ना ज़्यादा भारी हो। तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की फिगर है, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे बना लें। सो लेट मी सोल्व दिस नाउ। देखो ऐसा है कि क्योंकि सारा सिस्टम रेस्ट पे है, अगर m रेस्ट पे है तो 20 kg भी रेस्ट पे है। तो 20 kg को रेस्ट करने के लिए ऊपर की ओर टेंशन है, नीचे की ओर 200 न्यूटन है। अगर ये रेस्ट करना चाहता है तो ज़रूरी है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो ताकि कैंसिल आउट हो सके। कैंसिल आउट होने के लिए टेंशन को 200 न्यूटन होना पड़ेगा, कोई दिक्कत? ठीक है। अब आते हैं ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक की एबिलिटी समझो। ब्लॉक के ऊपर इधर लगा mg कोस थीटा, इधर लगा mg साइन थीटा, इधर लगा नॉर्मल एक्शन और इधर लगी टेंशन। देखो ऐसा है कि ये ब्लॉक की एफबीडी है और ब्लॉक है रेस्ट पे। रेस्ट पे होने का मतलब है ये दोनों तो कैंसिल होते ही हैं हमेशा, रट्टा मार लो इस बात को। हमने पिछले पेज पे अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में डिराइव किया था, आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके रिवाइज करें। बट हमें ये बात याद रखनी है, एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। ठीक। दूसरी बात, टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। क्योंकि ये रेस्ट पे है तो सभी फोर्सेस कटेंगे, तो टेंशन की वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा के बराबर। और टेंशन हमने अभी अभी कितनी बढ़ी है? 200 बढ़ी है। तो अपनी इक्वेशन बन गई m इंटू 10 इंटू साइन थीटा कितना है? साइन 30। साइन 30 कितना हुआ? हाफ। कितना आ गया? 200। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 2 को इधर ले जाओ तो m की वैल्यू आ गई 40 kg। तो इस तरीके से पता लगा कि अगर ये ब्लॉक 40 kg का होगा तो ये दोनों रेस्ट पे होंगे, नहीं तो रेस्ट पे नहीं होंगे। ठीक। ओके, सो लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन नाउ। अब जो क्वेश्चन होगा वो मोशन का होगा। सपोज करें ये क्वेश्चन है, कहता हमें अभी ये पता लग गया कि अगर यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 40 है तो दोनों खड़े रहेंगे। अब कॉमन सेंस वाली बात समझो। हमें ये पता लग गया कि अगर ये 20 होगा और ये 40 होगा तो दोनों रेस्ट पे रहेंगे, खड़े रहेंगे। सपोज करो ये 20 से कम हो गया, तो अगर ये 20 से कम हो गया तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अगर ये 20 से ज़्यादा हो गया तो अगर ये 20 से ज़्यादा हो गया तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। रिवर्स सुनो, अगर ये 40 से कम हो गया तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। देखो लॉजिक समझो, 20 और 40 बैलेंस बना रहे हैं, 20 और 40 बैलेंस बना रहे हैं। ये हल्का हुआ तो ये ऊपर ये नीचे, ये हल्का हुआ तो ये ऊपर ये नीचे। सिमिलरली ये भारी हुआ तो ये नीचे ये ऊपर, और ये भारी हुआ तो ये नीचे ये ऊपर। तो अब मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में क्या कर दिया मैंने, इसको 20 की वजह मैंने 10 कर दिया। तो ये सपोज करो 10 kg होता, ये 40 kg होता, 30 डिग्री होता, तो हमें पता है 20 kg पे ये सिस्टम फिक्स रहता, 10 kg पे ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। तो कहता बताओ दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी है और धागे की टेंशन कितनी है, ये मेरा क्वेश्चन है। ट्राई कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। सो लेट अस डिस्कस दिस नाउ। देखो ऐसा है, इसकी एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है और इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, कितनी है हमें नहीं पता। तो देखो पहली इक्वेशन है, सभी फोर्सेस लिखो। इसके ऊपर सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर की ओर टेंशन, नीचे की ओर सो। एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी t माइनस 100 इज इक्वल टू 10a। अब इसके ऊपर आते हैं, नीचे की ओर है एम जी साइन थीटा माने 40 इंटू 10 इंटू हाफ, कितना आ गया? 200। इधर है t, इधर है नॉर्मल एक्शन, इधर है एम जी कोस थीटा, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो इस डायरेक्शन में कितना बचा? इस डायरेक्शन में बचा 200 माइनस टी इज इक्वल टू 40 इंटू ए। देखो ये अपनी दो इक्वेशंस बन गई, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। अब चाहो तो इसको सोल्व करना बहुत आसान है, आप इनको जोड़ दो, जोड़ के इक्वेशन बन जाएगी 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 40a प्लस 10a इज इक्वल टू 50a। तो ये बन जाएगा 100 इज इक्वल टू 50a, a इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू 2 डाल के ये आ गया 80, तो टेंशन की वैल्यू आ गई 120। तो इस तरीके से आपको ये दो चीज़ें सोल्व करनी थी। सो लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करें।
20, 53 डिग्री, 5 kg। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बताओ एक्सेलरेशन कितनी है और टेंशन कितनी है। चलिए वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। सो लेट अस डिस्कस दिस नाउ। पहली बात, इसके और इसके एफबीडी बन जाएगी। देखो मैं एफबीडी यहाँ पे बनाऊंगा। पहले मैंने एफबीडीज डिफरेंट डिफरेंट बनाई थी, अब मैं इसी फिगर में एफबीडी बना रहा हूँ, क्वेश्चन वाली फिगर में। तो पहले नोट कर लो, बाद में कचरा हो जाएगा। तो 20 kg के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg साइन थीटा। तो ये बन जाएगा बेसिकली 20 इंटू 8 माने 160। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा mg कोस थीटा माने 120। करके देख लेना। इस डायरेक्शन में आएगा नॉर्मल, ये तो कट जाएंगे। ये आ जाएगा टेंशन, इसके ऊपर ये आ जाएगा टेंशन, और ये आ जाएगा वेट। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी? t माइनस 50 इज इक्वल टू 5a, और इसकी इक्वेशन बन जाएगी 160 माइनस टी इज इक्वल टू 20a। देखो ये इक्वेशन है इसकी, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, और इसकी इक्वेशन है दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। हम इनको जोड़ देंगे तो टी और टी कैंसिल हो गया। 160 माइनस 50 आया 110 इज इक्वल टू 25a। तो a की वैल्यू आ गई बेसिकली 22/5 बराबर है 4.4। a की वैल्यू 4.4 यहाँ पे पुट करके ये आ गया 88। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 72 न्यूटन। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना था, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन नाउ। सपोज करें क्वेश्चन एटवुड मशीन के रिलेटेड हो, लाइक दिस। कहता है एक बड़ा ब्लॉक, एक 50 kg का बड़ा ब्लॉक यूज करके एक हल्का ब्लॉक उठाने की कोशिश की जा रही है। ये एंगल 30 डिग्री है। तो कहता कि बताओ कि अगर ये इंक्लाइन की लेंथ जो है वो 50 मीटर्स है, तो कितनी देर में मैं इस 10 kg के ब्लॉक को यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँचा पाऊँगा। माने टाइम इक्वल टू 0 पे ये ब्लॉक यहाँ पे है, तो यहाँ पे किस टाइम तक मैं इसको पहुँचा पाऊँगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो पहली बात, इसकी इक्वेशन बन गई, नीचे की ओर वेट है कितना 500 माइनस टी बन गई है बेटी, बस दैट्स ऑल। दिस माइनस दिस इक्वल टू 50a। अब इसकी इक्वेशन क्या बनी? इधर बना टी और इधर बना mg साइन थीटा। देखो इसकी इक्वेशन बनी mg कोस थीटा, नॉर्मल कैंसिल हो गए। mg साइन थीटा बना 10 इंटू 10 इंटू हाफ माने 50, और ये फोर्स, तो ये बना बेसिकली t माइनस 50 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं सम अप करके, ये तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 450। देखो ये कट गया, 500 माइनस 50 माने 450 इज इक्वल टू 60a। सोल्विंग इट वी विल गेट a इज इक्वल टू 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मुझे ब्लॉक की एक्सेलरेशन पता लगी, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, मुझे u पता है, तो मुझे निकालना है टाइम। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लगाऊं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो टी स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 50 इंटू 4/15 10 3 40/3। तो टाइम की वैल्यू बन जाएगी 2√10/3, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डबल इंक्लाइंड सिस्टम। कहता हमारे पास ना दो इंक्लाइंड प्लेन्स हैं। एक का एंगल है 30 डिग्री और दूसरी का एंगल है 37 डिग्री।
यहाँ पे एक ब्लॉक है 40 kg, और यहाँ पे एक ब्लॉक है M। पहला क्वेश्चन कहता इफ द सिस्टम इज एट रेस्ट, M इज इक्वल टू वट। कहता अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो M कितना है, ये मेरा क्वेश्चन है। आप लोग खुद ट्राई करो, मैं भी ट्राई करूँगा, ठीक है। तो अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो हर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है। इसकी एबिलिटी बनी, इधर बना mg कोस थीटा माने 40 इंटू 10 इंटू √3/2, इधर है नॉर्मल, इधर है mg साइन थीटा माने 40 इंटू 10 इंटू हाफ, और इधर है टेंशन। इसकी एबिलिटी बनी, इधर है टेंशन, और m का फोर्स आया m इंटू जी इंटू साइन 37 होता है 3/5, इधर होता है कोस 37, तो m इंटू जी इंटू 4/5, और इधर है नॉर्मल। देखो दोनों की एबिलिटी बन गई कंप्लीट। अब देखो ये इससे कट गया, लेट दिस बी n1, लेट दिस बी n2, ये इससे कट गया। अब अगर ब्लॉक्स रेस्ट पे हैं तो इसको इससे कटना चाहिए और इसको इससे कटना चाहिए, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 40 इंटू 10 इंटू हाफ माने 200, तो 200 इज इक्वल टू टी यहाँ से, और इन दोनों को कटाऊंगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी टी इज इक्वल टू एम इंटू 10 इंटू 3/5, ये बन गया 2 इंटू 3 6 इंटू एम बन गया 6m। तो देखो पहली इक्वेशन टी इज इक्वल टू 200, दूसरी इक्वेशन टी इज इक्वल टू 6m, मैं इक्वल करता हूँ, तो 200 इज इक्वल टू 6m, m इज इक्वल टू 200/6 बराबर है 100/3, तो m लगभग 33 किलो और 333 ग्राम हो गया, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, समझ में आ गया। देखो कभी भी कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, कोई सिस्टम अगर रेस्ट पे है, माने उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स आपको 0 करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन नाउ। अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, कहता ये हमारी इंक्लाइंड प्लेन है, सेम एंगल है, सब कुछ सेम है, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है बस। ये ब्लॉक भी 40 है और ये ब्लॉक पहले भी अननोन था, अब भी अननोन है। बट अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सिस्टम रेस्ट पे ना होके किसी पर्टिकुलर दिशा में एक्सेलरेट कर रहा है तो एम बताओ। अब इसमें क्वेश्चन मेरा ये है, कहता बताओ एम क्या है इफ होल सिस्टम मूव्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 देन एम इज इक्वल टू वट। कहता पूरे का पूरा सिस्टम ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, विद एन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2, तो बताओ एम कितना है। ध्यान से समझो क्वेश्चन। कहता 40 kg 2 की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और m 2 की एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो बताओ m की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर है, आई होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर होगा। सो लेट अस नाउ डिस्कस दिस क्वेश्चन। देखो ऐसा है, इसकी एफबीडी समझते हैं पहले। mg के कंपोनेंट्स आ गए, mg साइन थीटा, mg कोस थीटा। mg कोस थीटा बन गया 40 इंटू 10 इंटू √3/2। इसका फ़ायदा वायदा भी कुछ नहीं है, नॉर्मल से कटना ही है तो। और इधर आ गया mg साइन थीटा माने 200, इधर आ गया टेंशन, एक्सलरेशन आ गई 2। इसकी इक्वेशन बनी, इधर आया mg साइन थीटा माने m इंटू 10 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 6m, इधर आया टेंशन, इधर आया mg कोस थीटा, इधर आया नॉर्मल, ये दोनों कट गए। अब इनकी एफबीडी मैं साफ साफ अलग बना रहा हूँ दोबारा, और उसमें सिर्फ वो फोर्स लिखा हूँ जो नहीं कटे। ये दोनों कट गए, इनको मैं नहीं लिखूंगा। देखो 40 kg का एक फोर्स है टेंशन, एक फोर्स है 200, तो इसकी क्या इक्वेशन बनी। अगर इसकी एक्सेलरेशन 2 है तो इसकी इक्वेशन बनेगी, इस डायरेक्शन में लगने वाले दोनों फोर्स हैं t माइनस 200। नेट फोर्स आ गया, इसको किसके बराबर कर दूंगा मैं, 40 इंटू 2 के बराबर कर दूंगा, तो ये आ गया 80। इसको इधर ले जाओ तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, 280, है कि नहीं। देखो टेंशन 280 समझ में आई कैसे आई। पहले इसके ऊपर नेट फोर्स देखा, उसको मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर किया तो फोर्स आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मेरी इक्वेशन बन जाएगी
इस डायरेक्शन में आया 6m, इस डायरेक्शन में आया t। अब t की वैल्यू तो 280 है, मुझे पता ही है, और इस डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 2। तो इक्वेशन क्या बनी, नेट फोर्स कितना आया माइनस करके, नेट फोर्स आया 6m माइनस 280। इसको मैं कर दूंगा m इंटू ए के बराबर। अब a 2 है तो ये बना 2m के बराबर, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन बनी 6m माइनस 280 इज इक्वल टू 2m, माने 280 इज इक्वल टू 6m माइनस 2m, तो 280 इज इक्वल टू 4m। तो m इज इक्वल टू बेसिकली 280/4 बराबर है 70 किलो आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करना था। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये बेसिकली वैल्यू पुटिंग और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे।